Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Economics with Priya. So in previous session we have discussed about the value added method, income method and expenditure method of calculating NI. In today's session we are going to discuss the last topic of NI. It means in today's session I am going to finish the national income. Stay tuned with me. So in today's session I am going to discuss the two important topics of national income जो आपके सिलेबस में भी है, and the name of topics are real GDP and nominal GDP. Along with this topic I will also discuss the relationship between GDP and welfare. Okay, so these are the topics which we are going to discuss in today's session. Okay, so start with nominal GDP. Nominal GDP क्या होती है? Look, मैंने बोर्ड पे नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी और जो भी चीज़ मैं पढ़ाने वाली हूँ उन सभी चीज़ों को डेफिनेशन मैंने लिखा है. तो सबसे पहले हम उस डेफिनेशन को देख लेते हैं और समझ लेते हैं एक बार. लेकिन सिर्फ डेफिनेशन समझने से काम नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना. इकोनॉमिक्स को अगर समझना है तो उसको प्रैक्टिकली जीना सीखो. ओ भाई, इकोनॉमिक्स है भी वही सब्जेक्ट जिसको हम प्रैक्टिकली जीते हैं, हर दिन जीते हैं इकोनॉमिक्स को. तो हम उसको प्रैक्टिकली विथ न्यूमेरिकल विथ एग्जाम्पल भी हम समझेंगे, तभी आपको वो क्लियर होगा. ओके, तो इफ आई टॉक अबाउट नॉमिनल जीडीपी, अगर मैं नॉमिनल जीडीपी की बात करूँ, देन नॉमिनल जीडीपी इज ऑल्सो नोन एज जीडीपी एट करेंट प्राइस. नॉमिनल जीडीपी को क्या कहते हैं? जीडीपी एट करेंट प्राइस भी कहते हैं. अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं तो व्हेन जीडीपी इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ सेम ईयर, देन दिस इज नोन एज नॉमिनल जीडीपी. ओके, व्हेन जीडीपी इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ सेम ईयर और करेंट ईयर, देन दिस इज नोन एज नॉमिनल जीडीपी. देखो, नॉमिनल जीडीपी का डेफिनेशन तो ये है, लेकिन एक बार जीडीपी पे भी हम फोकस डाल देते हैं. सिंस हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं जीडीपी क्या होता है, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं. व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी इज द monetary value of all goods and services which is produced within the domestic territory of our country in a period of 1 year. Okay, so GDP, what GDP is? GDP is the money value or market value of all goods and services produced within the domestic territory of our country within the period of 1 year. ठीक है, तो ये हमारा जीडीपी का डेफिनेशन हो गया. ठीक, जीडीपी क्लियर हो गया हम लोग के बाद. अब नॉमिनल जीडीपी पे आते हैं. नॉमिनल जीडीपी मैंने क्या कहा कि वो जीडीपी जब जीडीपी का कैलकुलेशन करंट प्राइस के बेसिस पे होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉमिनल जीडीपी कहते हैं. ठीक है, अब देखो, इसी के साथ साथ मैं रियल जीडीपी भी पहले इसका डेफिनेशन समझाती हूँ, फिर दोनों का न्यूमेरिकल एक साथ में समझाऊंगी. अगर रियल जीडीपी की बात करूं, देन रियल जीडीपी इज ऑल्सो नोन एज जीडीपी इज कांस्टेंट प्राइस. रियल जीडीपी में क्या होता है कि हम लोग किसी एक ईयर को बेस ईयर मान लेते हैं और उस ईयर के प्राइस के हेल्प से हम क्या करते हैं? रियल जीडीपी फाइंड आउट करते हैं. इफ यू टॉक अबाउट अ डेफिनेशन, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, देन व्हेन जीडीपी इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ बेस ईयर, देन दिस इज नोन एज रियल जीडीपी. जब जीडीपी का एस्टिमेशन या जीडीपी का कैलकुलेशन बेस ईयर के प्राइस के बिहाफ पे होता है तो उस तरीके से कैलकुलेट की हुई जीडीपी को हम लोग क्या कहते हैं? रियल जीडीपी कहते हैं. अब तो ये देखो, बात हो गई, लिखी लिखाई बात हो गई. हमने सुन लिया, पढ़ लिया, रट लेंगे, जाके छाप देंगे, सब कर देगा. मैक्सिमम लोग ये करेंगे और करके भी आ जाएंगे. लेकिन देखो, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है. अगर आप कॉन्सेप्ट समझे रहोगे देन देयर इज नो नीड टू लर्न दिस डेफिनेशन. यू कैन राइट योर ओन डेफिनेशन एज वेल. आप खुद से अपना डेफिनेशन बना लोगे. तो देखो, मैं रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी को अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी, जिससे उम्मीद है कि आपको इन दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. ध्यान से मेरी बात समझना. मैंने यहाँ पे 3 कॉलम्स बना लिए, 3 नहीं 4 कॉलम्स बना लिया है मैंने. यहाँ पे एक कॉलम में लिखा है ईयर, दूसरे कॉलम में लिखा है प्राइस, थर्ड कॉलम में लिखा है क्वांटिटी और फिर फोर्थ कॉलम में मैंने लिखा है जीडीपी. देखो, जीडीपी वैसे तो 1 ईयर में प्रोड्यूस की हुई सभी गुड्स एंड सर्विसेज का मार्केट वैल्यू होता है. ठीक है, लेकिन हम लोग फॉर द सेक ऑफ आवर कन्वीनियंस, एक्चुअली हम लोग अपने कन्वीनियंस के लिए क्या करेंगे? सभी गुड्स एंड सर्विसेज को तो इंक्लूड कर नहीं सकते हैं. तो ओके, तो हम लोग सिर्फ अपने कन्वीनियंस के लिए किसी एक एग्जाम्पल को मान लेते हैं. तो सपोज वो एग्जाम्पल, मेरे हाथ में ये मार्कर है तो मैं इस मार्कर को ही एज ए एग्जाम्पल लूँगी. ओके, लेकिन मैंने एग्जाम्पल लिया क्यों? जीडीपी फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि हम पूरे दुनिया के सभी गुड्स एंड सर्विसेज को नहीं ले सकते हैं जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए. तो सिर्फ समझने के लिए यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, मार्क करिए. अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अपने कान को, दिमाग को खोल करके ध्यान से मेरी बात को सुनना. मैंने यहाँ पे 3 इयर्स लिख लिया है. सपोज एक मैंने यहाँ पे लिखा है 2010 and 11. 2010-11 मतलब ये फाइनेंशियल की बात हो रही है. 2010-11
यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो मार्कर है, इस मार्कर की प्राइस क्या है, 10 रुपीज़ है, ओके। और इन दिस ईयर द क्वांटिटी ऑफ मार्कर विच इज प्रोड्यूस दैट इज 9, मतलब कि 2010-11 में कितने टोटल मार्कर का प्रोडक्शन हो रहा है, टोटल 9 मार्कर का प्रोडक्शन हो रहा है, ओके। Since GDP is a market value of all goods and services produced within the domestic territory of a country, तो since यहाँ सिर्फ एक ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका अगर हमको वैल्यू निकालना है तो वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है वो हम कैसे फाइंड करेंगे, इसकी क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय इसका प्राइस। तो क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस हो रही है 2010-11 में, 9 क्वांटिटी, और एक मार्कर की प्राइस कितनी है, 10 है, तो 10 इंटू 9 यानी कि 90 रुपीज़ हो गया आपका 2010-11 का जीडीपी। इसी तरीके से 2015-16 का मैं लिखा है, प्राइस 20 हो गया, क्वांटिटी मान लेते हैं 5 है, तो इसका जीडीपी आ गया 100। इस तरीके से 2019-20 मान लेते हैं, प्राइस मार्कर की बढ़ के हो गई 30 और इसका क्वांटिटी 4 है, तो आपका जीडीपी कितना हो गया, 120 रुपीज़ हो गया। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग जीडीपी का कैलकुलेशन कर रहे हैं। अगर इस ईयर के जीडीपी की कैलकुलेशन को कर रहे हैं तो हम इसी ईयर के प्राइस को ले रहे हैं। मेरी बात ध्यान से समझना, मैं इस ईयर के जीडीपी का कैलकुलेशन कर रही हूँ तो इसी ईयर के प्राइस को कंसीडर कर रही हूँ, 9 इंटू 10। तो जब हम जीडीपी का कैलकुलेशन उसी ईयर के प्राइस को मानते हुए या जानते हुए करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। इज इट क्लियर? अब आती हूँ मैं रियल जीडीपी पे। रियल जीडीपी का डेफिनेशन ही मैंने जैसे बताया कि रियल जीडीपी में कैसे जीडीपी एस्टिमेट होती है, बेस ईयर के प्राइस को कंसीडर करते हुए। इसीलिए रियल जीडीपी को कांस्टेंट प्राइस भी कहते हैं, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस भी कहा जाता है। समझते हैं एग्जाम्पल से। यहाँ पे भी मैंने वही सेम ईयर ले लिया, प्राइस ले लिया, क्वांटिटी ले लिया, अब हमको जीडीपी कैलकुलेट करना है। मान लो 2010-11 की मैं जीडीपी कैलकुलेट कर रही हूँ, तो सिंपली प्राइस इंटू क्वांटिटी, तो 90 रुपीज़ आ गया। अब जैसे 2015-16 का मैं जीडीपी फाइंड करने जा रही हूँ, तो देखो 2015-16 में सिंस प्राइस तो इंक्रीज हो गई है लेकिन क्वांटिटी क्या है, 5 है। लेकिन रियल जीडीपी ये कहता है कि रियल जीडीपी हम लोग किसी ईयर को बेस मानते हुए उस ईयर के प्राइस से कैलकुलेट करके फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि बेस ईयर हमारा 2010-11 है, तो 2010-11 में प्राइस कितनी है, 10 है, तो इसी प्राइस को हम मानते हुए 2015-16 का जीडीपी कैलकुलेट करेंगे। व्हाट आई मीन टू से कि यहाँ पे ये जो 5 मार्कर का प्रोडक्शन हो रहा है, इसकी प्राइस को मैं 20 रुपीज़ नहीं कंसिडर करूँगी, इसकी प्राइस को मैं ये 10 रुपीज़ कंसिडर करूँगी, क्योंकि 2010-11 को बेस ईयर मानते हुए कैलकुलेशन हो रहा है। तो सिंस इसको बेस ईयर मानते हुए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो 2015-16 की जीडीपी क्या हो गई, 50 हो गई। इन द सेम वे 2019-20 में भी प्रोडक्शन 4 हो रहा है मार्कर का, लेकिन सिंस बेस ईयर इज 2010-11 हमारा बेस ईयर है, तो इसका प्राइस क्या है, 10, तो 10 इंटू 4 विच इज इक्वल्स टू 40, तो ये हमारा जीडीपी आ गया। तो जब जीडीपी का कैलकुलेशन किसी बेस ईयर के प्राइस को मद्देनजर रखते हुए किया जाता है तो वो हमारा रियल जीडीपी होता है। एंड इफ यू टॉक अबाउट नॉमिनल जीडीपी, तो जब जीडीपी का कैलकुलेशन या जीडीपी का एस्टिमेशन करंट ईयर के प्राइस पे बेसिस पे होता है तो उसको हम लोग कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। अब आप लोग ये सोचेंगे कि फिर ये दो कॉन्सेप्ट क्यों है, क्या ज़रूरत है इन दो कॉन्सेप्ट को जानने की, और आखिरकार हम लोग अपने इकोनॉमी में जिस जीडीपी की बात करते हैं वो जीडीपी कौन सी जीडीपी होती है, एक्चुअली में रियल जीडीपी होती है या नॉमिनल जीडीपी होती है। लुक, अगर मैं आपको ये बात बताऊं तो जिस जीडीपी की हम लोग अपने कंट्री में बात करते हैं, बेसिकली जनरली जिस जीडीपी की बात करते हैं वो नॉमिनल जीडीपी होती है। और ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक, अगर मैं इकोनॉमिक के बेसिस पे बताऊं तो इन बिटवीन बोथ ऑफ द जीडीपी, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, इन दोनों में से हमारा नॉमिनल जीडीपी सही नहीं होता है। नॉमिनल जीडीपी एज सेम डिनोट नॉमिनल, नाम का जीडीपी, ये सिर्फ नाम का जीडीपी होता है, ये इकोनॉमी के एक्चुअल ग्रोथ को नहीं दिखाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो इसमें हमारी जीडीपी इंक्रीज तो हो रही है, तो एक तरीके से हमको ऐसा तो लग रहा है कि हमारे कंट्री की जीडीपी इंक्रीज कर रही है, लेकिन ये जीडीपी क्यों इंक्रीज कर रही है? देखो प्रोडक्शन तो बढ़ नहीं रहा है हम लोग का, जो क्वांटिटी प्रोडक्शन है मार्कर का, प्रोडक्शन तो बढ़ नहीं रहा है, सिर्फ प्राइस बढ़ रही है, यानी इन्फ्लेशन हो रहा है। इन्फ्लेशन क्या होता है? जब मार्केट में क्या जो मनी होता है उसका क्या होता है, क्वांटिटी इंक्रीज हो जाता है लेकिन उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, ये हमारा इन्फ्लेशन का सिचुएशन होता है। तो महंगाई बढ़ जाती है, एक तरीके से अगर हम नॉर्मल शब्दों में कहें तो महंगाई बढ़ जाती है इन्फ्लेशन के केस में। तो यहाँ जीडीपी तो इंक्रीज हो रही है लेकिन ये जीडीपी से हमारे इकोनॉमी के ग्रोथ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये जीडीपी इंक्रीज हो रही है जस्ट बिकॉज द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट आर इंक्रीजिंग।
जो प्रोडक्ट के प्राइस है वो इंक्रीज हो रहे हैं, इसीलिए ये जीडीपी भी इंक्रीज हो रही है। तो इससे ग्रोथ का तो पता ही नहीं चला ना। देखो ग्रोथ आप तब कब बताओगे, जब आप किसी पिछले साल से इस ईयर का कंपैरिजन करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि आपने क्या ग्रोथ की है। लेकिन आप इस ईयर का ही जीडीपी फाइंड कर दिया, अब इस ईयर में सभी चीज़ों के प्रोडक्ट्स के प्राइस बढ़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस ईयर का जीडीपी क्या होगा, ज़्यादा आएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं। अगर इस ईयर के मान लो सिर्फ मैं 2020 का जीडीपी फाइंड आउट कर रही हूँ, तो सिंस 2020 में अगर प्रोडक्ट के प्राइस बढ़े हुए हैं, तो इस साल की जीडीपी ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होगी। तो इससे ये कैसे पता चल गया कि हमारे कंट्री में ग्रोथ हो रहा है? ये तो तब पता चलेगा ना जब हम नेक्स्ट ईयर के जीडीपी ग्रोथ से या हम किसी पिछले साल के प्राइस से कंपेयर करते हुए जीडीपी फाइंड करेंगे, तो हमारा पता चलेगा कि हमारी कंट्री ग्रोथ कर रही है कि नहीं। इसीलिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी इकोनॉमिक्स में आ सकता है कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में कौन सा सही जीडीपी होता है या कौन सा इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। तो रियल और नॉमिनल जीडीपी में एक्चुअली जो रियल जीडीपी होता है वो हमारी इकोनॉमी का सही आईना दिखाता है। रियल जीडीपी जो होता है वो हमारी इकोनॉमी का आईना दिखाता है, असली आईना रियल जीडीपी दिखाता है। तो ये रियल जीडीपी मतलब जो भी हमारी इकोनॉमी में जिस भी जीडीपी की बात की जाती है वो रियल जीडीपी नहीं, वो नॉमिनल जीडीपी होता है। तो इसलिए ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि नहीं हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत अच्छी चल रही है। सिंस मैं इस साल की बात नहीं कर रही हूँ, इससे पिछले साल की बात कर रही हूँ, क्योंकि इस साल तो जीडीपी ग्रोथ रेट भी आपकी नीचे जाएगी, नॉमिनल भी नीचे हो जाएगा। क्यों नॉमिनल नीचे होगा? क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं होगा। प्रोडक्शन नीचे नहीं होगा तो भाई जाहिर सी बात है कि आपका नॉमिनल जीडीपी भी क्या होगा, नीचे जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका नॉमिनल और रियल जीडीपी के बारे में। तो आई होप कि अब एग्जाम्पल के थ्रू आपको नॉमिनल और रियल जीडीपी क्लियर हो गया होगा। अब नेशनल इनकम के टॉपिक का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है जीडीपी एंड वेलफेयर। जब भी जीडीपी की बात आती है तो हमारे दिमाग में एक और बात आता है कि अगर जीडीपी इंक्रीज कर रही है तो वेलफेयर भी इंक्रीज कर रहा होगा। मीन्स व्हाट वी थॉट अबाउट जीडीपी एंड वेलफेयर, जीडीपी और वेलफेयर के बारे में हम ये सोचते हैं कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन जीडीपी एंड वेलफेयर। हमारे दिमाग में ये चलता है कि जीडीपी और वेलफेयर में क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है। पॉजिटिव रिलेशन व्हाट आई मीन टू से कि अगर जीडीपी इंक्रीज कर रही है तो वेलफेयर भी इंक्रीज कर रहा है होगा। लेकिन ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जीडीपी इंक्रीज कर रही हो तो आपका वेलफेयर भी इंक्रीज कर रहा हो। जैसे कि आपको ये दोनों मैंने बता दिया तो ये भी बात क्लियर हो रही होगी कि क्यों मैं कह रही हूँ कि जीडीपी के इंक्रीज करने से वेलफेयर इंक्रीज नहीं होगा। ऐसा क्यों है, इसके पीछे का रीजन देखो ये है। अगर मैं इस चार्ट की बात करूं तो इस चार्ट में देखो प्रोडक्शन तो डिक्रीज हो रहा है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जीडीपी तो यहाँ इंक्रीज हो रहा है ना। तो जीडीपी इंक्रीज हो रहा है तो भाई वेलफेयर, अगर हम आपकी सोच जो एक कॉमन सोच है उस सोच के मुताबिक चले तो वेलफेयर बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ जीडीपी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अब आप खुद बताओ, जब प्रोडक्शन ही डिक्रीज हो रहा है तो हाउ कैन वी से दैट कि आपका वेलफेयर भी बढ़े, मतलब इंक्रीज हो रहा होगा। देखो कैसे मैं इसको उस बात से रिलेट कर रही हूँ। जब प्रोडक्शन कम हो रहा होगा मतलब लोग जो होंगे वो कम से कम एम्प्लॉयड होंगे। अब जब लोग कम एम्प्लॉयड होंगे तो जाहिर सी बात है कि उनकी जो सैलरी होगी वो भी नहीं आएगी, और जब इंसान अर्न ही नहीं करेगा तो अपने वेलफेयर पे कैसे फोकस करेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इसीलिए ये कहना सही नहीं है कि अगर जीडीपी इंक्रीज कर रही हो तो वेलफेयर भी उसी दिशा में या उसी डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा हो। इसको समझने के लिए मैं 3 पॉइंट्स का हेल्प लेती हूँ, उस 3 पॉइंट की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। वो 3 पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। देखो यहाँ पे लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। जो जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या दिखाता है, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ये क्या दिखाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी कि पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, एक बंदे पर गुड्स एंड सर्विसेज की कितनी अवेलेबिलिटी है। लेकिन आप खुद सोचो कि हमारे कंट्री में इनइक्वालिटी, अगर हम रिचर सेक्शन और पुअर सेक्शन का बीच का डिफरेंस देखें तो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। हमको मालूम है कि हमारे जीडीपी में हमारे कंट्री का रिचर सेक्शन का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि कंट्री के सभी लोगों में इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही होगी? इज इट पॉसिबल? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बात हमको पता है कि हमारी कंट्री के जो जीडीपी है उसका एक बड़ा पोर्शन कंट्री के रिचर सेक्शन से आता है। तो जीडीपी तो इंक्रीज हुआ लेकिन वेलफेयर कहाँ इंक्रीज हुआ? देखो वेलफेयर एक कॉन्सेप्ट होता है कि एक बैलेंस ग्रोथ चल रहा हो इकोनॉमी में। हर एक बंदे को, यहाँ हर एक बंदे से कहने का सेंस कि रिचर से एक बैलेंस ग्रोथ हो। इट मीन्स टू से सिर्फ रिचर सेक्शन को ही ना फायदा हो, पुअर सेक्शन, मिडिल क्लास सबको एक बराबर का फायदा हो, उनका वेलफेयर हो।
वेलफेयर में आपका मनी टर्म तो आया ही आया, उसके साथ साथ जो एक बेसिक फैसिलिटीज़ है, एजुकेशन है, हेल्थ है, बेसिक चीज़ें, ये सब चीज़ उसको मिल रहा हो तो वो वेलफेयर के कैटेगरी में आएगा। तो जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन ही जब अनइक्वल है तो हम कैसे कह सकते हैं कि जीडीपी के इंक्रीज होने से वेलफेयर भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट इज चेंज इन प्राइस। देखो जीडीपी में इंक्रीमेंट जो प्रोडक्ट होता है, जीडीपी में इंक्रीमेंट जो प्रोडक्ट होता है उसके प्राइस के बढ़ने की वजह से भी हो सकता है। जैसे कि इस चार्ट में था, यहाँ जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, वाई? बिकॉज द प्राइस ऑफ मार्कर इज इंक्रीजिंग। जो मार्कर का प्राइस है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए ये जीडीपी इंक्रीज हो रही है। लेकिन सिंस क्वांटिटी प्रोड्यूस नहीं हो रही है, लोग एम्प्लॉयड नहीं हो रहे हैं, तो वेलफेयर नहीं हो रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जीडीपी और वेलफेयर दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, चल भी सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा साथ में चले। नेक्स्ट मैंने पॉइंट लिखा है रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। देखो जीडीपी कैलकुलेट करते समय हम रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ को तो ध्यान रखते ही नहीं है। अगर मान लो पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है और जीडीपी का ग्रोथ, पॉपुलेशन के ग्रोथ का अगर हम जीडीपी के ग्रोथ से कंपेरिजन करें, इफ द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन द ग्रोथ ऑफ जीडीपी, अगर पॉपुलेशन का ग्रोथ जीडीपी के ग्रोथ से ज़्यादा है तो जीडीपी और वेलफेयर दोनों एक डायरेक्शन में नहीं जा सकता है। क्योंकि भले जीडीपी में ग्रोथ हो रहा है, ये हमको दिखाया जा रहा है, लेकिन पॉपुलेशन में ग्रोथ अगर नहीं दिखाया जा रहा है तो जो पर कैपिटा डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। क्योंकि लोग तो ज़्यादा हो जाएंगे, पॉपुलेशन तो ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन जीडीपी उस रेशियो में नहीं इंक्रीज कर रहा है, तो पर कैपिटा जो अवेलेबिलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाएगी। अब जब पर कैपिटा अवेलेबिलिटी डिक्रीज होगी तो वेलफेयर भी क्या होगा? डिक्रीज होगा, एक बैलेंस लेवल पे भी नहीं रहेगा। तो जब बैलेंस लेवल पे भी नहीं रहा तो उसको हम वेलफेयर कैसे कहेंगे? तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट कि इट इज़ नॉट द इंडिकेटर, ये इंडिकेटर नहीं है कि जीडीपी अगर इंक्रीज कर रही है तो वेलफेयर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। दोनों एक ही नाव के लोग नहीं हैं, दोनों अलग अलग घर के लोग हैं, दोनों एक ही घर के सदस्य नहीं है। यहाँ तो एक ही घर के सदस्यों के सोच में भी परिवर्तन होता है, वो भी दोनों एक दिशा में नहीं चलते हैं। तो अगर यहाँ जीडीपी और वेलफेयर की बात करूँ तो दोनों अलग अलग, कह सकते हैं कि दोनों अलग अलग ग्रह के लोग हैं, दोनों अलग अलग प्लेसेस के लोग हैं। तो हम लोग ये नहीं सोच सकते कि जीडीपी और वेलफेयर दोनों एक साथ साथ चले। ये सब बताने का रीज़न ये था कि 12th सीबीएसई बोर्ड के जब एग्जाम्स होंगे तो इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। प्रैक्टिकल व्हाट आई मीन से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। जैसे कि एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये जो हम लोग का एपिडेमिक टाइम पीरियड चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, इसकी वजह से हमारे जीडीपी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखो अगर आप नॉमिनल जीडीपी की बात करो देन यू कैन इजीली राइट कि इन दिस एपिडेमिक द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैज़ बीन डिक्रीज्ड जस्ट बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। 4-5 महीने जो भी आपका लॉकडाउन लगा उस दौरान जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन थे वो पूरी तरीके से नीचे हो गए। तो जब गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो जीडीपी हमारी डिक्रीज करेगी ही करेगी। इसलिए तो ऐसी पॉसिबिलिटीज बताई जा रही है कि कई कंट्रीज के जीडीपी रेट तो आपका नेगेटिव भी जा सकते हैं या जाएंगे। ठीक है, तो अगर एपिडेमिक से रिलेटेड जोड़ता हुआ एक क्वेश्चन आ जाता है तो आपको अगर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसका आंसर भी लिख सकते हो। जीडीपी और वेलफेयर से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि इज इट पॉसिबल कि इफ जीडीपी इज इंक्रीजिंग देन वेलफेयर ऑफ द पीपल इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, देन इट इज नॉट। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। एंड यू कैन राइट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स। यू कैन ऑल्सो ऑप्ट सम अदर पॉइंट्स एज वेल। आप पढ़िए समझिए तो आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। सो इफ यू लाइक द वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो बिकॉज इट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर एंड मोर वीडियोज। थैंक यू।